Namaste. I welcome you all in our today's discussion on multiple choice questions, latest style 2 marks questions and case studies pertaining to our subject BFM. आज के डिस्कशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेक द यूज़ ऑफ चैट बॉक्स सो दैट हम आपकी क्वेरी तुरंत रिजॉल्व करेंगे। आज हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे जिसमें पहले हम एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे एंड बाद में उसी का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही आंसर भी पता चल जाएगा एंड आप कंसेप्चुअली भी क्लियर हो जाएंगे। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1, a bank using basic indicator approach for operational risk recorded gross income for the last 3 financial years as rupees 800 crore, as rupees 950 crore and minus 200 crore. What is the capital charge for operation? What is the capital charge for operational risk? So what is the charge capital charge for operational risk? क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? A bank using basic indicator approach for operational risk. जो बैंक ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच यूज करते हैं वो कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सो ऑप्शंस गिवन आर ए 120 करोड़, बी 131.25 करोड़, C 142.50 crore and D 105 crore. So now let us calculate how the operational capital charge for operational risk is calculated. So सबसे पहले हमें इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा we have to take into consideration only positive cash flow, positive gross income. Positive gross income कौन सा है यहाँ? For first year it is 800 crores. For second year it is 950 crores एंड 200 करोड़ का जो निगेटिव ग्रॉस इनकम है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सक्लूड दैट। एज अ रिजल्ट 2 साल का हमारा एवरेज इनकम कितना हुआ? 800 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 950 फॉर सेकंड ईयर। सो एवरेज इनकम इज 875 and capital charge for operational risk is 15% of the gross income. So what is the gross income? 875 crore. अपने है capital charge for operational risk is 15%. So we are multiplying it with 15%. So our correct answer will be 131.25 crore. So B is the correct option for our question. उम्मीद करता हूँ हम जो ये प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं आप इसके साथ कंफर्टेबल हो। अगर आपका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ हमें कन्वे कर दीजिए। डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। सो माय करेक्ट आंसर इज बी 131.25 करोड़। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारी केस स्टडी है। सो लेट अस डिस्कस दैट केस स्टडी फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर सॉल्यूशन। So Global Bank operates a large portfolio of long-term project finance loans. जो ग्लोबल बैंक है उसके पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स का लार्ज पोर्टफोलियो है। ओवर द पास्ट 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ है? शॉर्ट टर्म फंडिंग फ्रॉम द ओवरनाइट मार्केट हैज़ बिकम अनरिलायबल ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी की वजह से जो शॉर्ट टर्म ओवरनाइट मार्केट से शॉर्ट टर्म फंडिंग जो होती थी उसके ऊपर कोई रिलाय नहीं कर सकते हैं, वो अनसर्टन हो गई है। डेफिनेटली व्हेन देयर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और वन कैनॉट रिलाई अपॉन द शॉर्ट टर्म फंडिंग ड्यू टू प्रेजेंट मार्केट सर्कमस्टेंसेस। मीनवाइल the bank is reluctant to liquidate assets due to unfavorable market conditions. आज के डेट में
मार्केट कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं है, इसीलिए बैंक अपने एसेट्स बेचना भी नहीं चाहती है, लिक्विडेट भी नहीं करना चाहती है. At the same time, it is receiving requests from the corporate clients to draw down the existing credit limits. So ये तो मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तभी बाकी जिनके जिनके क्रेडिट लाइंस अप्रूव हुए हैं वो कॉरपोरेट क्लाइंट्स उनका अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट लिमिट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. सो इन नटशेल व्हाट इज द कंडीशन? ग्लोबल बैंक के पास लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंस लोन्स का अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर्स में बिकॉज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए डिफिकल्टी है. एंड बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर नॉट गुड, बैंक अपने एसेट्स लिक्विडेट नहीं करना चाहती है. एंड इन द मेन टाइम उनके जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स है वो उनका सैंक्शन लिमिट अवेल करना चाहते हैं. तो बैंक को in what combination of liquidity risk is most likely to escalate in this scenario? तो ऐसे सिचुएशन में बैंक लिक्विडिटी रिस्क के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन इफेक्टिव होगा? सो मार्केट इज दिस कंडीशन which combination of liquidity risk is most likely to escalate this scenario? इस सिनेरियो में कौन से टाइप के और कौन से जो नीचे 4 कॉम्बिनेशंस दिए हुए चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसमें से कौन से स्टेटमेंट्स लिक्विडिटी रिस्क के लिए हमें एस्केलेट कर सकते हैं या एस्केलेट होते हैं. सो वी विल गो फॉर एक्सप्लेनेशन नाउ. व्हाट आर द ऑप्शंस गिवन? मार्केट रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, फंडिंग रिस्क एंड कॉल रिस्क, टाइम रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, and strategic risk and credit risk. So which one is the correct one? Now let us discuss. So first is market risk and interest rate risk. So market and interest rate risk are present here but not the dominant issue. यहाँ मार्केट रिस्क का या इंटरेस्ट रेट रिस्क का डोमिनेंट इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है. दैट इज द रीजन इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. बट द next is funding risk and call risk. The bank is facing difficulty in rolling over short-term liabilities. So बैंक का प्रॉब्लम क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है उसको रोल ओवर करना उसको डिफिकल्ट है, शॉर्ट टर्म फंडिंग मिलना डिफिकल्ट है. इसीलिए दैट फंडिंग रिस्क इज देयर एंड इज अंडर प्रेशर फ्रॉम कमिटेड लाइंस दैट इज बीइंग एक्सरसाइज. एक तो उनको शॉर्ट टर्म फंड्स नहीं मिल रहे एंड इन एडिशन टू दैट जो उनके प्रेजेंट का कॉरपोरेट से जिनको लिमिट सैंक्शन किया हुआ है दे आर आस्किंग फॉर द अवेलमेंट ऑफ द लिमिट्स दैट इज कॉल रिस्क. सो फंडिंग रिस्क भी यहाँ है एंड कॉल रिस्क भी यहाँ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड इज टाइम रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. टाइम रिस्क इज नॉट क्लियरली ऑब्जर्व्ड अनलेस कैश इनफ्लोज आर डिलेड and operational risk is not implied. Operational risk तो इसमें है ही नहीं कुछ भी. There is no issue regarding the operational risk. And strategic and credit risk, they don't directly explain the liquidity pressure here. तो इसीलिए अगर हम चारों ऑप्शंस अभी अंडरस्टैंड करते हैं तो B is the correct answer for our question. What is the next question? Match the NPA category with its defining duration or status. Match the NPA category with its defining durations. यहाँ उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है हमें. So column A is indicating various groups. Group A में there are 4 statements. So one statement they have divided into 2 parts. First part is given here. First part of the statement is given here, and second part of the statement is given in this row or in this column rather than. So हमें मैच करना है इस रो के साथ यहाँ का कौन सा रो मैच हो रहा है. इसके लिए पहले हमें ये चारों स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ने पड़ेंगे. एंड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर हमें एक भी आउट ऑफ 4 1 or 2 statements if we know we can answer the question.
let us see now. First is substandard assets, second is doubtful assets, third is loss asset and fourth is standard asset. यहाँ उन्होंने क्या क्या दिया है? Remain NPA for less than 12 months, identified as uncollectible and not yet written off, remain substandard for more than 12 months, and performing asset with no overdue. So now we will go for explanation. So सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है substandard. Substandard की definition क्या है? Those NPA accounts which are in NPA category for less than or equal to 12 months are known as the substandard. So it means यहाँ जो मेरा कैटेगरी है, सो फर्स्ट कैटेगरी जो है इट इज मैचिंग विद दिस, सो फॉर A1 इज द करेक्ट आंसर. अभी यहाँ A1 जो है, हियर इट इज A1 एंड हियर इट इज E1. सो माय करेक्ट ऑप्शन शुड बी आइदर B और बाय D. नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड इज डाउटफुल एसेट. डाउटफुल एसेट की क्या डेफिनेशन है? जो अकाउंट सबस्टैंडर्ड में 12 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए रहता है उसको डाउटफुल एसेट कहते हैं. ए सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स इज नोन एज अ डाउटफुल एसेट. सो यहाँ कहाँ है वो? आइडेंटिफाइड एज अनकलेक्ट, रिमेन सबस्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 12 मंथ्स इज योर डाउटफुल एसेट. सो फॉर माई B, 3 is the correct 3 is the correct answer. सो B3 यहाँ है, यहाँ तो है ही नहीं. सो मोस्ट प्रोबेबली माई करेक्ट आंसर शुड बी B. सो नाउ मेरे पास बचे हुए जो हैं इट इज लॉस एसेट एंड स्टैंडर्ड एसेट. उसके लिए रो नंबर 2 फॉर सेकंड पार्ट एंड फॉर 4 नंबर फॉर सेकंड पार्ट बचा हुआ है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस एसेट? Identified as uncollectible but not yet written off and performing asset with no overdues. Among these two अगर मैं compare करता हूँ तो loss asset is nothing but identified as uncollectible and written off. तो C के लिए 2 is my correct answer. So D के लिए बचा हुआ answer that is 4 is my correct answer. So my correct answer for this question is B is my correct answer. तो जो मैच द फॉलोइंग कैटेगरीज में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यू हैव टू वर्क इन दिस वे. इफ यू नो 1 or 2 स्टेटमेंट you will be able to reply, you will be able to complete the reply. So please adopt this method if you are comfortable, because मैं तो यही मेथड अडॉप्ट करता हूँ और आपने देखा भी है. आई एम कंफर्टेबल विद दैट. इफ यू आर कंफर्टेबल गो फॉर दिस, otherwise you can develop your own method. Now we will go for next question. Which of the following statements are correct in the context of supervisory review process under Pillar 2? Pillar 2 में जो supervisory review process है, इसके लिए जो नीचे 4 statements दिए हैं उसमें से कौन से statements सही हैं? So now let us see. The ICAAP is a bank-driven internal process to assess capital adequacy and maintain sufficient capital level. Second statement, SREP is the process by which the supervisory authority evaluates the ICAAP and may impose necessary capital intervention. Principles 2 and 4 under SRP, SRP का मतलब supervisory review process, relates to supervisory expectations from banks, and principle 1 and 3 deals with the role of supervisory authorities to intervene and evaluate the capital events. Among these 4 statements, now this is the question. अभी उसमें क्या पूछा है उन्होंने? ये जो 4 स्टेटमेंट्स है उन्होंने कौन से स्टेटमेंट्स हमारे सही है? तो only statement 1, 2 and 3 are correct. Only statement 2, 3, 4 are correct. Only statement 1 and 2 are correct. All 4 statements are correct. तो इसमें से हमें कौन से स्टेटमेंट सही है वो ढूंढना पड़ेगा. We have to find it out. So let us go for explanation now.
लेकिन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने के पहले वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ICAAP। ICAAP का मतलब है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ICAAP का मतलब इंटरनल, C फॉर कैपिटल, A for adequacy, second A for assessment and P for process. जैसे how many pillars are there? There are total pillars, 3 pillars are there under Basel. Pillar 1 जो है that is meant for minimum capital requirement. Pillar 2 जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं that is for supervisory review system and Pillar 3 is for market discipline. अभी फ्रॉम दिस हमें ये पता चला कि पिलर 2 जो है इट इज फॉर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के लिए है। नाउ लेट अस गो फॉर वन बाय वन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1, ICAAP defined as a bank's internal process to assess and maintain the capital adequacy. So what is the ICAAP का मतलब क्या है? ICAAP जो है बैंक की अपनी रिस्क अपनी कैपिटल एडिक्वेसी की असेसमेंट करने के लिए जो इंटरनल प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है उसको ICAAP कहते हैं। So ICAAP is a bank driven internal process to assess capital adequacy and maintain sufficient capital level is a correct statement. Now we will go for statement number 2. The SREP, Supervisory Review Process System, is the process by which supervisory authorities evaluate the ICAAP. इट मीन्स जो ICAAP के अंडर हमने प्रोसेस की है उसको इवेल्युएशन किया जाता है SREP प्रोसेस में एंड इट में इम्पोज नेसेसरी कैपिटल इंटरवेंशन। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। So set 2 is also the correct statement. Now we are coming for the third statement. Principle 2 and 4 under SRP, Supervisory Review Process System, relates to supervisory expectation from banks. But principle 2 and 4 relates to the role of supervisor and not pertaining to banks. यहाँ क्योंकि उन्होंने लिखा है expectation from banks लिखने की वजह से it is not the correct statement. What would have been the correct statement? It is relating to the role of supervisor. So 3 is not the correct statement. And next statement is principle 1 and 3, 2 and 4 के लिए तो we have seen that it is for the role of supervisor, whereas principle 1 and 3 1 and 3 indicates the supervisory expectations from banks and that is supervisory intervention is not there. So what is the statement? Principle 1 and 3 deals with the role of supervisory authorities to intervene and evaluate capital levels, whereas there is no supervisory intervention is discussed in principle 1 and 3. So this is not the correct statement. So अगर हम ये चारों statement देखते हैं, what we will observe? Only statement 1 and 2 are the correct statements. So our correct answer is C for this question. So C is our correct answer. Now let us go for next question. Which of the following most accurately defines the structural objective of capital conservation buffer introduced under Basel 3? So Basel 3 में जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो इंट्रोड्यूस किया है उसकी डेफिनेशन क्या है? पहले चारों ऑप्शंस हम पढ़ लेते हैं। To replace Tier 1 capital during a liquidity crunch for internationally active banks, to accumulate dynamic provisioning reserves under IFRS accounting conventions, to restrict discretionary payouts when capital levels approaches the regulatory minimum, thereby ensuring banks conserve core equity during the periods of stress, and to convert deferred tax assets into contingent capital to meet the leverage standards. अभी हम one by one डिस्कस करेंगे. So what is the first statement?
to replace Tier 1 capital during the liquidity crunch for internationally active banks. This is not the correct statement because capital conservation buffer जो है it supplements but not replaces the Tier 1 capital and is not limited to liquidity situation. तो CCB जो है वो सपोर्ट करता है, सप्लीमेंट करता है टायर 1 के लिए, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस टू रिप्लेस दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट. To accumulate dynamic provisioning reserves under IFRS accounting statement. So IFRS provisioning is not related to CCB's payout restriction. So because of this statement is not also a correct one. Third is to restrict discretionary payouts when capital level approaches the regulatory minimum, thereby ensuring banks conserve core equity during the period of stress. The CCB जो है कैपिटल कंजर्वेटिव बफर is a buffer of common equity, that is when breach restricts the payout to preserve the capital. CCB क्या है? CCB is a buffer of common equity, सभी इक्विटी का बफर है वो, एंड जब वो ब्रीच हो जाता है तब वो पे आउट को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि कैपिटल प्रिजर्व रहे, कैपिटल सेफ रहे. सो टू रिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिशनरी पे आउट, जो डिस्क्रिशनरी पे आउट कैपिटल से करना है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. टू रिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिशनरी पे आउट व्हेन कैपिटल लेवल अप्रोचेज द रेगुलेटरी मिनिमम, जब रेगुलेटरी का मिनिमम लेवल जो है वहाँ तक अगर कैपिटल लेवल पहुँच जाती है तो इमीडिएटली CCB is a buffer of common equity when breach restricts the payout of the preserved capital. So C is our correct statement. And what about D? To convert deferred tax assets into contingent capital to meet the leverage standard is not a correct statement because there is nothing like converting tax assets under this mechanism. So it is not related with this issue. So D is also not the correct statement. So B is my C is my correct answer for this question. Next question. A credit default swap. What is the meaning of credit CDS? A credit default swap provides 60 crore credit protection. The CDS has a residual maturity of 2 months and the underlying asset mature in 3 years. What is the amount of protection recognized? 60 crores, 20 crores, 30 crores or 0? No protection is available. In this case, what is the question? कि अगर 60 करोड़ के एसेट्स के लिए क्रेडिट प्रोटेक्शन कितना मिलेगा CDS के थ्रू, एंड CDS हैज़ अ रेसिडियल मैच्योरिटी ऑफ 2 मंथ. जो CDS है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है उसको मैच्योर होने के लिए 2 महीने का ही पीरियड बाकी है, एंड एसेट जो है अंडरलाइंग एसेट जो है वो 3 साल में मैच्योर होगा. तो इन दिस केस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन रिकॉग्नाइज, इसमें हमें कितना प्रोटेक्शन मिल जाएगा. सो एज पर RBI रूल, इफ द रेसिडुअल मैच्योरिटी ऑफ CDS इज लेस देन 3 मंथ्स, तो जिसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हमने किया हुआ है एंड उसका मैच्योरिटी अगर 3 महीने से कम पीरियड के लिए है, इन दैट केस कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, नो प्रोटेक्शन इज रिकॉग्नाइज. सो दैट इज द रीजन D इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. अभी तक मैंने आपसे काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किया एंड वी विल कंटिन्यू इन दिस वे ऑल्सो. बिफोर दैट मैंने आपके लिए एक मैसेज लाया हुआ है कि जैसे आपको मालूम है हम CIB हो या JIB या आपके बैंक के प्रमोशनल एग्जाम्स हो, उसके लिए बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी लो प्राइस रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स हो या PDF क्वेश्चन बैंक्स या केस स्टडीज वीडियोस या इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करते हैं. एंड फॉर दिस डिटेल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट www.ns
tourschoolofbanking.com/courses। यहाँ आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। इसी तरह से आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हम सभी पेपर्स के फ्री ऑनलाइन रियल टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स आपको देते हैं। दिस इज अ मॉक टेस्ट containing 10 question papers of each subject. These are free of cost, so मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका फ़ायदा ले लीजिए, आप इसका एडवांटेज ले लीजिए, ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव करने में हेल्प कर सकता है। नाउ लेट अस गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फर्म यूजेस एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, फर्म कौन सी थ्योरी यूज कर रही है? A firm uses extreme value theory to estimate 99% value at risk and finds that 1% tail of the return distribution follows a generalized Pareto distribution. क्या कह रही है? What that firm is following? Firm is following extreme value theory to establish 99% value at risk. 99% जो है वैल्यू एट रिस्क वैर का फैक्टर वो कंसिडर कर रहा है, एंड जो बचा हुआ 1% है, जो 1% टेल ऑफ द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज, 1% के लिए दे आर फॉलोइंग द जनरलाइज पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन। इफ द एस्टिमेटेड 1% वीआर इज 21 लाख, सो ये जो वीआर है इट इज 1% जो है if the estimated 1% VAR is 25 lakh, what is the expected shortfall assuming that average exceedance of rupees 32 lakhs? So what is, कितना हो सकता है? What is the expected shortfall? 25 lakhs, 28 lakhs, 32 lakhs or 40 lakhs. So now let us go for explanation. In EVT, in extreme value theory, expected shortfall is what is the meaning of expected shortfall? पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ये जो expected shortfall यहाँ हमें पूछा है, we have to understand it. What is the meaning of expected shortfall? Expected shortfall is the expected loss given that the loss exceeds the VAR threshold. So VAR threshold से जो loss exceeds करता है, that is the expected loss. So given the average exceedance of above 99%, VAR is 32 lakhs. This directly gives us the estimated shortfall of rupees 32 lakhs. So C is the correct answer for our question. So next question. According to RBI norms, securities classified under held for trading must be sold within how many days? RBI norms के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग के अंदर होल्ड करते हैं तो उसको कितने दिन में बेचना जरूरी है? सो नाउ लेट अस गो फॉर द सॉल्यूशन। RBI requires that the securities are to be sold within 90 days from for market gains. कितने दिन में बेचना है? RBI नॉर्म यह कहता है कि कोई भी सिक्योरिटीज अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी में किसी ने होल्ड की हुई है तो उसको 90 दिन के अंदर बेचना जरूरी है। सो B is the correct answer for our question. Now let us go for next question. 75 lakhs rupees housing loan has an LTV of 75%. What is the meaning of LTV? LTV का मतलब है loan to value. So a 75 lakhs housing loan has an LTV of 75%. Calculate the risk weighted value. Then in that case, अगर कोई 75 लाख का हाउसिंग लोन है जिसमें LTV वैल्यू 75% है, उसमें रिस्क वेटेड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50 lakhs, 37.5 lakhs, 60 lakhs and 42.50 lakhs are the options. Now find out the solution. So what is the risk weight in this case? Risk weight in the case of housing loan is 50% as per RBI guidelines.
सो व्हाट इज द रिस्क वेटेड एसेट होगा इसमें 75 लाख का लोन है, उसमें अगर 50% रिस्क वेटेड लेना है देन माय रिस्क वेटेड वैल्यू विल बी 37.50 lakhs. So what is the answer for this? B is the correct answer for our question. Next question. Which of the following statements regarding minimum capital requirement for commercial banks are correct? Which of the following statements regarding minimum capital requirement for commercial banks are correct? सो कमर्शियल बैंक्स के मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए नीचे जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं कौन से सही स्टेटमेंट्स है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स में आपको लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा. देन लेट अस गो फॉर सॉल्यूशन फर्स्ट. तो फर्स्ट इज द मिनिमम टायर 1 capital must include at least 6% in the form of common equity tier 1 capital. Second is maximum of 2% of risk-weighted assets can be admitted as tier 2 capital within the overall CRAR ratio. The CET1 and tier 1 minimum requirements are met. Surplus additional tier 1 capital may be used towards meeting the 9% of CRAR. एंड द कैपिटल कंजर्वेशन फॉर ये प्रीवियस स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया इसके ऊपर. द CCB of 2.5% must be held in tier 2 capital instruments. So only 1 and 2 is correct, 2 and 3 is correct, 1, 3, 4 is correct, and only statement 2, 3, 4 and correct. Now we will go or we will discuss one by one. So what is the first statement? The first statement is incorrect. क्यों? Because जो टायर 1 कैपिटल जो है द मिनिमम टायर 1 कैपिटल जो है इट मस्ट बी एटलीस्ट 5.5% ऑफ RWAs एंड नॉट 6%. कितना होना चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट 5.5%. सो माई फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. वॉट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? सेकंड स्टेटमेंट में ए मिनिमम 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स can be admitted as tier 2 capital, not minimum, maximum, within the overall CRAR of 9%. तो CRAR जो 9% है उसमें टायर 2 कैपिटल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क वेटेड एसेट्स के 2% तक ही हो सकते हैं. सो द टायर 2 कैपिटल कैन बी एडमिटेड अप टू 2% within the minimum CRAR of 9% is the correct statement. If CET1, so tier 1 capital, and if CET1 and tier 1 minimum requirements are met, surplus additional tier 1 capital may be used towards meeting the 9% of CRAR. This is also a correct statement. If minimum CET1 and tier 1 levels are complied with, excess AT1 कैन बी कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स CRAR. तो अगर मिनिमम लेवल कंप्लीट होने के बाद अगर कोई एक्सेस बैलेंस बच जाता है दैट कैन बी यूज एज CRAR. सो 3 नंबर का जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेटमेंट? द कैपिटल कंजर्वेटिव बफर must be held in common equity, either T1 capital in common equity tier 1 and not in tier 2 instruments. So कैपिटल कंजर्वेटिव बफर जो है वो टायर 2 में नहीं ले सकते हैं, हम टीयर 1 इक्विटी कैपिटल में उसको कंसीडर कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. So what are my correct options? 2 and 3 are my correct options. So B is the correct answer for our question. Next question. Identify the correct combination of true and false for the following statements regarding the buyback and defaulting provisions regarding commercial paper. कमर्शियल पेपर के बायबैक और उनकी जो डिफ़ॉल्ट प्रोविजंस है उसके बारे में नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन से उसमें से सही ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड आउट कर दीजिए.
So commercial papers can be brought back after 7 days from the date of issue. NCDs cannot be NCDs cannot be bought back. In case of default, the issuer is barred from issuing the CPs and NCDs for 12 months, and buyback of NCDs allowed only after 90 days from the date of issue. So, question number, now we will go for discussion for statement 1. So, commercial papers can be bought back after 7 days from the date of issue is the correct statement. NCDs कैन बी बॉट बैक ओनली आफ्टर 90 डेज, लेकिन अगर NCDs आपको बाय बैक करना है, कमर्शियल पेपर्स बाय बैक कैन बी डन आफ्टर 7 days, लेकिन इन केस ऑफ NCDs बाय बैक कैन बी डन ओनली आफ्टर 90 days. So NCDs cannot be bought back is not the correct statement. They can be bought back but only after 90 days. It is the next statement. In case of default, the issuer is barred from issuing commercial papers or NCDs for 12 months. नहीं, वो 6 महीने के लिए डिबार हो जाता है. Issuer is barred until full repayment or 6 months, whichever is earlier. So 3 is also not my correct statement. यहाँ तो उन्होंने हमें 12 महीने का पीरियड कहा है, but actually it should be of 6 months. And what is the next statement? Buyback of NCDs. Buyback of NCDs allowed only after 90 days from the date of issue. This is the correct statement जो हमने statement number 2 में discuss किया हुआ है. So this is also a correct statement. So if you go, so my first is true. So 1 true, 2 false, 2 false, okay, 3rd false, and last true. So A is my correct option for this question. Next question. Question number 12. Assume that a bank has the following positions. बैंक की पोजीशन इस तरह से है. 400 करोड़ 400 crores long in 4.3 to 5.7 year band zone 3 में कि then 300 crores short in 1.1 to 3 months band में zone 1 में क्या क्या सिचुएशन है. zone 1 में 1 to 3 बैंड में बैंक का 300 करोड़ शॉर्ट में है, एंड zone 3 में देन 4.3 to 5.7 ईयर्स के बैंड में 400 करोड़ लॉन्ग है. ओके, एज्यूमिंग ऑफसेटिंग इज अलाउड, एक प्रिज्यूम किया जाता है कि ऑफसेटिंग परमिटेड है. एज्यूमिंग ऑफसेटिंग इज अलाउड बिटवीन दीज बॉन्ड्स विथ 100% डिसअलाउंस, व्हाट इज द कैपिटल चार्ज फॉर हॉरिजेंटल डिसअलाउंस. हॉरिजेंटल डिसअलाउंस के लिए क्या कैपिटल चार्ज रहेगा. तो विल सी नाउ इट्स सॉल्यूशन. अभी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एक स्पेसिफिक बैंक के जोन 1 में 1 से 3 महीने में 300 करोड़ के शॉर्ट है, जोन 3 के 4.3 टू 5.7 ईयर के बैंड में 400 करोड़ लॉन्ग है. इसमें एक अज्यूम किया जा रहा है कि ऑफसेटिंग अलाउड है बिटवीन दिस बॉन्ड्स विथ 100% डिसअलाउंस. ये जो बॉन्ड्स है उसमें 100% डिसअलाउंस के साथ ऑफसेटिंग इज परमिटेड. सो व्हाट इज द कैपिटल चार्ज फॉर हॉरिजेंटल डिसअलाउंस. तो जो हॉरिजेंटल डिसअलाउंस जो है उसके लिए क्या कैपिटल चार्ज पे करना पड़ेगा. सो मैच पोजीशन बिटवीन जोन 1 एंड 3 में क्या है, जो दोनों में से जो कम से कम अमाउंट है दैट वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. सो व्हाट इज द मिनिमम कंडीशन, मिनिमम अमाउंट दैट इज 400 करोड़ और 300 करोड़ में मिनिमम अमाउंट विच वन इज द 300 करोड़. सो 300 करोड़ इज द मैच पोजीशन बिटवीन दिस. उसके लिए डिसअलाउंस कितना अलाउ किया उन्होंने, 100% डिसअलाउंस किया. एज्यूमिंग ऑफसेटिंग इज अलाउड बिटवीन दीज बैंड्स. सो दोनों में जब हम ऑफसेट कर रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट हमें लेना है, तो मिनिमम अमाउंट के ऊपर 100% डिसअलाउंस है करके क्वेश्चन में हमें बताया है.
So 100% on 300 crores is 300 crores. So disallowance permitted is 300 crores. So no partial offset is completed. Full capital charge applied on match portion. So इसमें कितना कैपिटल चार्ज होगा? फुल कैपिटल चार्ज अप्लाइड ऑन मैच पोर्शन कितना है, विच इज मिनिमम अमंग द टू, बिकॉज 100% दिस अलाउंस इज अलाउड. अगर partial offset is permitted would have been different, but यहाँ no partial offset is permitted and इसीलिए full charge applied on match portion. So what is the match portion? Match portion is 300 crore. 300 के ऊपर अगर 100% प्रोविजन करना है, फुल कैपिटल चार्ज है, so my answer will be C. C is the correct answer for this question. What is the next question? Examine the following statements regarding counter-cyclical capital buffer threshold and indicators. जो काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर सिस्टम जो है उसका थ्रेशोल्ड कितना है एंड उसके इंडिकेटर्स कितने हैं. सो अपर थ्रेशोल्ड फॉर क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज सेट एट अ 15% पॉइंट्स. If the credit to GDP gap is below 3 percentage points, a 1.5% CCCB is still applicable. What is the meaning of CCCB? Counter cyclical capital buffer. RBI may consider the industry outlook index while deciding the CCCB activation, and CCCB must always be implemented with a 4-quarter lead time. या उन्होंने हर एक स्टेटमेंट का अपना पोजीशन दिया हुआ है. नाउ लेट अस गो फॉर एक्सप्लेनेशन वेयर इन वी विल डिस्कस ऑल द स्टेटमेंट्स. सो अंडर साइक्लिकल कैपिटल बफर 15 percentage point is the upper threshold limit where CCCB reaches its maximum. जब CCCB उसके मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं तब अपर थ्रेशोल्ड कितना है? 15%. सो यहाँ भी उन्होंने यही बताया है कि अपर थ्रेशोल्ड फॉर क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज 15%. सो ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट नंबर 2. If the credit to GDP gap is below 3 percentage points, then 1.5% of CCCB is applicable. बट अगर ये गैप 3% से नीचे रह जाती है या 3% से नीचे हो जाती है, then there is no CCCB is applicable. So it should be 0. It should not be a 1.5%. So if the credit to GDP ratio is below 3%, no CCCB is applicable. So this is not my correct statement. Next statement. RBI may consider the industry outlook index while deciding the CCCB activation. This is the correct statement because industry outlook index is very important while considering the CCCB activation. So industry outlook index is one of the supplementary indicator considered. So this is the correct statement. And next statement is CCCB must always be implemented with a 4-quarter lead time. लेकिन while usually a pre-announce with a 4-quarter lead time, RBI may shorten it. RBI उसको कम भी कर सकते हैं, इसीलिए this is not the correct statement. So if you go for that, my first is a true statement. So either A or B or D will be my correct option. Then दो नंबर false है, then this false, this has also gone now, and this is there. Still A and D are there. Third is again true, true false true, true false false. That is the reason my A is the correct answer. True false true false. A is the correct answer for this question. Match the forex market participants in group A with notable characteristics from group B. This is the nothing but the match the following. हमने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो लेट अस रीड द टेबल फर्स्ट. इन्वेस्टमेंट बैंक्स और फंड्स, then individuals, commercial banks and central banks.
इट मीन्स फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है एंड क्या क्या रोल वो प्ले करते हैं. सो ट्रांजैक्ट फॉर ट्रैवल ट्रेड एंड पर्सनल नीड्स, channel capital globally and hedge through forex, deal access time zone often proprietary and client based trading, and aim to maintain currency stability through intervention. तो अगेंस्ट फोर रोज इन ग्रुप ए, उनका सेकंड स्टेप पार्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें मैच करना है. सो लेट अस ट्राई टू डू दिस. सो So what is the meaning? What is the role of this इन्वेस्टमेंट फंड्स और बैंक्स? इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है और बैंक्स मूव कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स और हेज पोर्टफोलियोज. इन्वेस्टमेंट फंड्स का क्या रोल रहता है कि वो पोर्टफोलियो जो है उसका हेजिंग का काम करते हैं या कैपिटल जो है वो रेज करते हैं, चैनलाइज करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो ए के लिए 2 इज द करेक्ट आंसर. देन इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स जो है इंडिविजुअल्स क्या करते हैं नॉर्मली? दे ट्रांजैक्ट फॉर ट्रैवल ट्रेड और पर्सनल नीड्स. सो दैट इज द रीजन बी के लिए दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ मेरे पास सी एंड डी इन ग्रुप ए एंड सी एंड डी इन ग्रुप बी बचा हुआ है. सो व्हाट द कमर्शियल बैंक्स डू? Deal across time zones, often for proprietary and client-based trading, and aim to maintain currency stability through intervention. देखिए, aim to maintain currency stability through intervention is the role of the central bank in foreign exchange market. हम हमेशा पढ़ते भी है कि आज आरबीआई ने इंटरवेन किया हुआ है. सो डी के लिए 4 इज माई करेक्ट स्टेटमेंट एंड सी के लिए the rest of the thing. Commercial banks deal across time zones, often for proprietary and client based trading. Commercial banks client based trading allow करते हैं. तो C के लिए 3 है. तो it means my A is 2, B is 1, C is 3 and D is 4. So A is the correct answer for our question. Now let us go for next question. Spot the USD INR rate that is 76.82 and 76.84. यहाँ में वो प्रिंसिपल एक ध्यान में रखना पड़ेगा, बाय लो सेल हाई. सो स्पॉट रेट USD INR is 76.82 and 76.84. If 6 months forward premium is quoted at 0.068, इसका मतलब 76.82 के लिए 0.68 द फॉरवर्ड प्रीमियम, 76.84 के लिए 0.70 इज द फॉरवर्ड प्रीमियम. कैलकुलेट 6 मंथ्स फॉरवर्ड USD INR BN रेट. तो आपको आज का स्पॉट रेट मालूम है, यू नो टुडे स्पॉट रेट, आपको प्रीमियम मालूम है, तो इसमें हमें किस तरह से रेट डिराइव करना है. सो बाइंग रेट के लिए स्पॉट बिड, स्पॉट बाइंग प्लस प्रीमियम उसमें ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. सो व्हाट इज द स्पॉट रेट फॉर बाइंग? जैसे मैंने आपको बताया था 76.82 प्लस 0.68 इज इक्वल टू 77.500, 77.50. तो 77.50 is my 6 months forward USD INR buying rate. So C is the correct answer for our question. Next question. Examine the following statements related to the key features of the IRB approach. IRB approach के key features क्या क्या है? In IRB, the risk weight is derived from the capital charge computed by the bank. Probability of default, PD, probability of default assesses the likelihood of borrower's default. Under IRB, risk weights for RAAA minus rated borrowers are uniform across all the banks, and the IRB approach allows capital computation solely based on the bank's discretion without regulatory formulas. So they have given various options here. So before that, we will see one by one. What is the first statement? In IRB, the risk weight is derived from capital charge computed by the bank.
तो आईआरबी में हम रिस्क वेट किस तरह से डिराइव करते हैं, जो बैंक ने कैपिटल चार्जेस का जो कंपटीशन किया, कैलकुलेशन किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट risk weight is derived, risk weight is calculated. The IRB approach computers capital charge first and then derives the risk weight. इन्होंने in another form they have informed in statement 1, so A is the correct answer. Now probability of default assess likelihood of borrower's default. Again this is the correct answer. Probability of default में हम क्या देखते हैं कि लोन हमारा जो है उसमें डिफॉल्ट होने की probability कितनी है. So PD measures a likelihood that a borrower will default. So this is also a correct statement. Under IRB, risk weight AAA minus rated AAA rated borrowers are uniform across all banks. So accordingly, under IRB, because it is internal rating, so in IRB, risk weight can vary by bank to bank even for identical rating as competition is internal. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनका कैलकुलेशन इंटरनल रेटिंग हो, इंटरनल कैलकुलेशन हो, इसके लिए even though the rating is same, risk weight may be different. So it is not same, it will not be uniform across all the banks. So C is not the correct statement. So the IRB approach allows capital competition solely based on bank's description without regulatory formula. इस तरह से वो नहीं कर सकते हैं, जो रेगुलेटरी फॉर्मूला उनको दिया हुआ है, they have to strictly adhere to that formula. So while banks provide inputs, formulas are provided by the committee and banks don't have complete discretion. So this statement is not a correct statement. So in this case, my statement 1 and 2 are correct. My statement 1 and 2 are true and 3 and 4 are false. So this is the correct statement. B is the correct statement for correct answer for this question. Next question. Who handles interbank forex trading and fund management in a bank's dealing operations? So बैंक का जो dealing operation है, there are three departments. Banks के जो operations है, these are managed through three departments. One is front office, second is mid office, and a third is back office. तो इसमें what they are asking now, जो interbank forex trading and fund management का जो operation in a bank's dealing operations, बैंक के जो ऑपरेशंस में जो इंटरबैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो ऑपरेशंस होते हैं उसको कौन हैंडल करते हैं. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फ्रंट ऑफिस टू हैंडल सच ऑपरेशंस. अभी व्हाई मिड ऑफिस इज नॉट, व्हाट इज द रोल ऑफ द मिड ऑफिस? मिड ऑफिस मॉनिटर्स द रिस्क एंड नॉट ट्रेडिंग. मिड ऑफिस जो है रिस्क फैक्टर कंसिडर करते हैं, वो ट्रेडिंग को मॉनिटर नहीं करते हैं, ट्रेडिंग कंडक्ट नहीं करते. रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटीज आर डन बाय फ्रंट ऑफिस. सो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूट्स इंटरबैंक ट्रेडर्स एंड मैनेजमेंट फंड्स. सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. बैक ऑफिस जो है, बैक ऑफिस इज डूइंग द वर्क ऑफ सपोर्टिंग द फ्रंट ऑफिस. सो बैंक ऑफिस हैंडल्स पोस्ट ट्रेड प्रोसेस. सो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद की जो प्रोसेस है वो बैक ऑफिस करती है. एंड सप्लीमेंट्री डेस्क इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑल्सो. सो अमंग दिस डी इज द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC Bank has raised a standby letter of credit of 60 crores that qualifies as a direct credit substitute for providing capital for credit risk. What is the funded credit equivalent to this LC? ABC बैंक ने एक 60 करोड़ का स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है जो डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट करके अलाउड है, क्वालिफाइड है. तो इसीलिए बिकॉज इट इज़ अलाउड फॉर ए डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट, उसमें कैपिटल कितना लगेगा. सो एज पर RBI guidelines, a credit conversion factor CCF, it is very important,
a credit conversion factor for a direct credit substitute is equal to 100%. बिकॉज ये स्टैंड बाय एलसी जो है इट इज क्वालिफाइज एज ए डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट. सो व्हेन इट इज क्वालिफाइड एज ए डायरेक्ट क्रेडिट सब्सिट्यूट, जितने अमाउंट की स्टैंड बाय क्रेडिट है उसका 100% वैल्यू जो है वो क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर के लिए एलिजिबल है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एलसी? 60 करोड़. 60 करोड़ के ऊपर 100% आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 करोड़ विल बी द फंडेड क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ दिस एलसी. So A is the correct answer for our question. Next question. A payment bank has a capital fund of 600 crores. What is the maximum average borrowing it can maintain in call, notice and term money market over a reporting fortnight? पेमेंट बैंक के पास 600 करोड़ का कैपिटल फंड है, तो उनके लिए कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी मार्केट में रिपोर्टिंग फोरनाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कितना एवरेज बोरोइंग्स वो मेंटेन कर सकते हैं. सो दे कैन मेंटेन इट अप टू, एज पर आरबीआई, डेली एवरेज बोरोइंग लिमिट विल बी 100% ऑफ कैपिटल फंड्स. सो हाउ मच इज द कैपिटल फंड दे हैव? 600 करोड़. 600 करोड़ का अगर 100% हम कैलकुलेट करेंगे विच कम्स टू 600 करोड़ ओनली. सो 1 इज आवर आंसर. ए इज आवर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस लाइन. कॉर्पोरेट फाइनेंस बिजनेस लाइन जो है उसमें उसके बारे में ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं. देख लीजिए इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, मीन्स उन्होंने सही तरह से हमें बताया है या कितने गलत हैं. सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आर पार्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट फाइनेंस. यस, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज mergers and acquisitions are related to corporate finance only. So 1 is my correct statement because they have mentioned it as true, so it is my correct statement. Underwriting is unrelated to corporate finance is not the correct answer because underwriting जो है वो corporate finance से related है. So corporate, हाँ, सो अंडरराइटिंग जो है वो कॉरपोरेट फाइनेंस की एक्टिविटी है. इट मीन्स अंडरराइटिंग इज नॉट रिलेटेड टू कॉरपोरेट फाइनेंस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यही कहा है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है. सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट. Municipal finance is a subgroup of within the corporate finance. True. Municipal finance जो है it is a subgroup of government finance. ये सही statement है. उन्होंने भी यहाँ सही कहा है. So from question point of view this is the correct statement. And privatizations are part of trading and sales. False. Privatization are part of corporate finance and they are not the part of the trading finance. So यहाँ मेरा last statement जो है that is also a false statement. So here my correct answer should not be B but it should be D here because see, privatization are also okay. So privatize, please let me read it again. Privatization are a part of trading and sales. So privatization are the part of corporate finance and not of trading and sales. So it means this statement is not a correct statement. So when this statement is not a correct statement, whatever the answer they have given is a correct statement. This is a false statement. So this statement is also a correct statement. So my answer should be D. My answer should be D for this question. All statements given are correct statements. Next question. Which of the following is a characteristics of assets and liabilities in banking book? So banking book में
एसेट्स एंड लायबिलिटीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? They are subject to mark to market valuation. This is not the correct statement. So this is not the correct statement because जो भी बैलेंस शीट में बुक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयर करती है वो मार्क टू मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं होती है. दे आर कंसिडरिंग एट their बुक वैल्यू और कॉस्ट. They are normally held until maturity. This is the correct statement. Banking book assets and liabilities are usually held until maturity. So B is the correct statement. They attract capital charge on market risk. This is not correct because they attract capital charge on credit risk and not on market risk. And next is they do not follow accrual system of accounting. The accrual system of account is applied in the banking books. Banking books में हम कौन से system apply करते हैं? Accrual system करते हैं. So ये do not follow जो है, this is not the correct. They follow the accrual system of accounting is the correct statement. So D is also not the correct statement. So only B is the correct statement. B is our answer for this statement. Next question. A substandard infrastructure loan. NPA के ऊपर ये question है. A substandard infrastructure loan of 200 crore qualifies for escrow safeguard. What is the provision? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का 200 करोड़ का सबस्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन है जो एस्क्रो सेफगार्ड में कवर हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो इन दैट केस कितनी प्रोविजन करना जरूरी है? सो इन दैट केस हमें 20% प्रोविजन करना है. इफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अगर सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में है विच इज़ क्वालिफाइड फॉर एस्क्रो सेफगार्ड, इन दैट केस हमें 20% प्रोविजन करना है. तो 200 करोड़ का 20% प्रोविजन कम्स टू 40 करोड़. सो 40 करोड़ इज आवर आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The deviation in the market price. The deviation in the market price due to a unit change in a single market parameter like interest rate, supply, demand, liquidity is known as. क्या कहते हैं उसको? The deviation in the market price due to a unit change in a single market parameter. कि मार्केट का कोई एक सिंगल पैरामीटर भी चेंज हो जाता है, उसकी वजह से यूनिट के मार्केट प्राइस में जो चेंज हो जाता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज अ सेंसिटिविटी. हम सेंसिटिविटी एनालिसिस देखते हैं. सो नाउ लेट अस गो फॉर वन बाय वन एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट दे आर टेलिंग इट दैट स्ट्रेस टेस्टिंग. नो, stress testing checks the portfolio behavior under extreme scenario. जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती है तब पोर्टफोलियो का क्या बिहेवियर हो सकता है वो स्ट्रेस टेस्टिंग में देखा जाता है. वैसे जैसे मैंने आपको बताया दिस इज द सेंसिटिविटी एनालिसिस और सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. सो सेंसिटिविटी रिफर्स टू अ प्राइस चेंज फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन अ सिंगल पैरामीटर. So B is the correct statement. Diversification means distribution. Diversification is about reducing risk by spreading investment. So this is not the correct statement for this question. And yield spread is not related at all. So among A, B, C, D, B is the correct answer for our question. Next question. An NPA account has an outstanding balance of rupees 90 lakhs and specific provision of 45 lakhs. What is the capital required at 9%? एक बैंक में NPA अकाउंट है, उसमें 90 lakhs का आउटस्टैंडिंग है एंड आउट ऑफ दैट 45 लाख की प्रोविजन की हुई है. सो प्रोविजन कितनी की हुई है? 50% की हुई है. सो एज पर RBI द रिस्क वेट इज 50%. सो हाउ मच इज द रिस्क वेट? 50%. इट कम्स टू 45 lakhs एंड उसके ऊपर उनको कितना प्रोविजन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है? कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 9%. सो जो 45 लाख के बचा हुआ है वो 45 लाख जो रिस्क वेट है उसके ऊपर हमें 9% प्रोविजन करना है. दैट कम्स टू 4.05 lakhs. So A is the correct answer for our question.
नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about risk in the trading book are incorrect? ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिस्क इन द ट्रेडिंग बुक्स में जो रिस्क कैरी हो रहा है उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं? सो A trading book is a subject to market risk until investments are liquidated. तो जब तक इन्वेस्टमेंट का हम लिक्विडेट नहीं कर सकते हैं, दे आर एक्सपोज टू मार्केट रिस्क. दिस इज द फैक्ट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो ए इज माय करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so when A is correct from this question point of view, this is not the from this question point of view, this is not my correct answer. क्यों? Because यहाँ तो हमें incorrect statements ढूंढने हैं. So a trading book is subject to market risk until investments are correct. This is the correct statement. लेकिन हमें ढूंढने क्या है? Incorrect statement ढूंढना है. The trading book is not exposed to operational risk. This is not the correct statement because जब भी ट्रेडिंग बुक जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, ट्रेडिंग बुक इज एक्सपोज टू ऑपरेशनल रिस्क ड्यू टू इंटरनल फेलियर हो, सिस्टम डेफिशिएंसी हो या एक्सटर्नल इवेंट्स हो, तो इसकी वजह से ट्रेडिंग बुक इज सब्जेक्ट टू ऑपरेशनल रिस्क. सो इट मीन्स that statement is not a correct statement, this is a wrong statement. So from question point of view, B is my answer for this. इंस्ट्रूमेंट्स विथ लो ट्रेडिंग वॉल्यूम में फेस लिक्विडेशन रिस्क सही है. जो एक इंस्ट्रूमेंट्स का ट्रेडिंग वैल्यू नहीं कम है, मार्केट में डिमांड कम है, उसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करते हैं. एंड क्रेडिट रिस्क अराइजेस फ्रॉम काउंटर पार्टी डिफॉल्ट. यस, credit risk arises when a counterparty fails to make the payment obligation. There will be a credit risk. It means among these four statements, my A is correct, my C is correct and my D is correct. उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. That is the reason B is our correct answer for this question. Next question. A match long and short position of 80 crore each exists in zone 1 as per Basel 3 classification. क्या पोजीशन है? A match long and short position of 80 crores exists within zone 1 as per Basel 3 classification. Basel 3 classification के मुताबिक zone 1 के अंदर 80 करोड़ का मैच लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है. So what is the horizontal disallowance amount in this case? Horizontal disallowance amount कितना है? इसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. So now we will go here for solution. So as per RBI guidelines within zone 1, the disallowance is 40%. So अगर 80 करोड़ मैच पोजीशन कितना है? मिनिमम 80, दोनों 80 है, बोथ आर हैविंग 80. सो दोनों मिनिमम अमंग द टू इज 80 करोड़ ओनली. 80 करोड़ का अगर 40% मैं लेता हूँ देन इट कम्स टू 32 करोड़. सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस? 32 करोड़ इज द हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंस. तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था, मैं आपको एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हम JIB, CIB एंड प्रमोशन टेस्ट के लिए रेगुलर वे में क्लासेस कंडक्ट करते हैं. इसी के साथ साथ हम बेस्ट क्वालिटी एंड वेरी लो प्राइस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हो या PDF क्वेश्चन बैंक्स या केस स्टडीज वीडियोस एंड इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट इन आवर वेबसाइट सो दैट यू विल गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट इट. उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विच विल बी हेल्पफुल टू यू. क्योंकि हमारे क्लासेस के या हमारे इसके थ्रू एटलीस्ट 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिला हुआ है, बिकॉज वी आर वर्किंग देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स नाउ. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमने CIB एग्जामिनेशन के लिए CIB एग्जामिनेशंस के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हर एक पेपर पे 10 मॉक टेस्ट पब्लिश की हुई है, विच आर अवेलेबल एट फ्री ऑनलाइन एंड रियल टाइम बेसिस पे अवेलेबल हैं. तो आप
आप उसका मैक्सिमम यूज़ करें ताकि आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स ऑन दिस. With this, we will conclude our discussion for a day, and I wish you all the best and thank you very much.